चुनाव जीतने के लिए ये जितने हथकंडे करते हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ना सिर्फ पैसा इनके पास अकूत है, सारा मीडिया इनका बिका हुआ है। कुछ चंद लोगों को छोड़ ये हर तरीके की तिकड़म कर रहा है। जो प्रशासन है वो अंदर से इनका औजार बन चुका है। ये जो जनवाद है, इस जनवाद के खंभों को इन्होंने नष्ट नहीं किया बल्कि अपने औजार के रूप में बना कन्वर्ट कर लिया। अभी लोग समझ गए हैं कि जिसको वो आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, वही सच्चा क्रांतिकारी है, वही सच्चा आंदोलनकारी। उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अभी जिसको महान बताते हैं वो जन विरोधी आदमी निकलता है। जो जनता की बात उठाता है, जो गरीबों की बात सुनता है, जो कॉर्पोरेट धन्ना सेठों जिनकी ये दलाली करते हैं उनके खिलाफ बोलता है, उसको वो आतंकवादी बताते हैं, विपक्षी दलों का बताते हैं। उससे देश कोई बहकावे में नहीं है। वो 5 किलो वाला राशन वाला जो चक्कर है वो भी लोग समझ गए हैं कि 400 रुपए का सिलेंडर 1200-1100 में बेचते और जो डीजल पेट्रोल में इन्होंने सब्सिडी में कमाया है उसका एक छोटा सा हिस्सा अगर मजदूरों को राशन बांटने में दे देंगे तो उससे कोई बहकने वाला नहीं है। उल्टा उससे सिद्ध होता है कि इनका विकसित भारत का नारा झूठ है। 80% लोग आज भी सरकारी खैरात पे जिंदा है। इसका मतलब है इस देश का दिवाला इन लोग निकाल चुके हैं। जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 श्रम संहिताओं में लेके आ रही है, जिससे कि मजदूरों के बचे खुचे अधिकार जो लिखित मात्र भी हैं वो खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही उससे पहले ही आप ESIC जैसी सुविधाएं हैं, PF जैसी सुविधाएं हैं, उनके जो देखरेख करने के लिए जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको व्यापार की सुगमता के नाम पे उनको खत्म कर दिया गया है। मैं फरीदाबाद में जॉब कर रहा था। फरीदाबाद ऑटो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्लान नंबर 311-12-13। उसमें मेरा हाथ कट गया। 7 महीने हो गए, ना कंपनी ने मुझे लिया है, ना 1 रुपए का मुआवजा मिला है, ना मेरा मेडिकल मिला है, ना कोई पेंशन मिली है। थाने में FIR किया, पुलिस वालों ने पैसा खा के लिख दिया इसका 25,000 समझौता हो गया। लेबर कोर्ट में CM विंडो डाली तो उनने लिख दिया, इसने केस वापस ले लिया। ये सब लोग मिलके गरीब लोगों को लूट रहे हैं। तो नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं और यहाँ पे आज किसान महापंचायत चल रही है और देश भर से किसान नेता और जो मजदूर हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इनकी जो लड़ाई है वो पिछले साल भी चली थी, काफ़ी लंबी चली थी। लगभग 700 से ज़्यादा लोगों ने शहादत दी थी, लेकिन उसके बाद फिर कानून को वापस लिया गया और सरकार ने कुछ वादे किए। इनका कहना है कि वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए और फिर चुनाव आ गया। ये लोग सीमा पे बैठे हुए हैं पिछले काफी दिनों से, लेकिन इनको दिल्ली में आने नहीं दिया जा रहा था। ये किसान महापंचायत को लेके काफी दिन से कॉल था और ये आज इनको परमिशन मिला है रामलीला मैदान में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये बैनर अलग अलग लिए हुए हैं। इनका इस बैनर के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो कमल है ये पलट चुका है। अब ये कमल का निशान उलट दिए हैं। जो सरकार है वो धर्म और जातिवाद, रंग भेद के लिए आपस में लड़ा के और राज कर रही है और मजदूर और किसानों की बात नहीं सुनती है। हमारे साथ है कुछ टीम है, किसान लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या आज के इस रैली का मकसद है। आप लोगों का देखिए, मेरा नाम सत्यवीर सिंह है। मैं क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा फरीदाबाद का कार्यकर्ता हूँ। आज की इस रैली का मकसद है, सबसे बड़ा मकसद ये है कि मेहनतकश किसान और मजदूर एक मंच पे आ चुके हैं। किसानों को, मजदूरों को ना सिर्फ बांटा नहीं जा सकता, बल्कि यदि किसानों पे गोली चलाएंगे, किसानों पे दमन करेंगे तो मजदूर साथ आएंगे और मजदूरों का दमन होगा तो किसान साथ में आएंगे। आपने देखा, पहली बार हुआ है कि जो 4 लेबर कोड लाई है मोदी सरकार, 44 श्रम कानून रद्द करके जो बहुत कुर्बानियों से मजदूरों ने हासिल किए थे उनको रद्द करने की मांग इस मोर्चे यहाँ से उठ रही है और उनके ऊपर दमन करने वालों को सजा दो। जो केंद्र का मंत्री है जिसने कि लखीमपुर खीरी के किसानों को मरवाया, उसको मंत्री पद से भी नहीं हटाया। ये सरकार इतनी अहंकारी है कि वो दिखाना चाहती है कि हम आपकी किसी भी भावनाओं को कोई महत्व नहीं देते। तो ये सारी मांगे
किसानों के द्वारा उठाई जा रही हैं, मजदूरों के द्वारा उठाई जा रही हैं, और दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। ये लगभग 100 करोड़ लोग हैं देश में, और अभी राजनीति इसी दिशा में चलने वाली है। लेकिन जो सरकार है उसकी ताकत भी तो यही 100 करोड़ लोग हैं ना, जो इतना जुल्म करने के बाद भी मंत्री का लड़का गाड़ी से रौंद देता है और किसानों की इतनी हत्या शहादत हो जाती है, उसके बाद भी लोग उसी को वोट दे रहे हैं और सरकार दोबारा चुन के आ जाती है। देखिए, ये वोट वाला किस्सा तो है थोड़ा रहस्यमयी। अभी जो इतने सारे लोग उठ खड़े हुए हैं, जब दुनिया भर में कहीं चुनाव यूरोप में, अमेरिका में मशीन से नहीं होता, तो इसी देश में मशीन से क्यों होता है? यानी ये बहुत जितने घोटाले ये कर रही है ये सरकार, चुनाव आयुक्त जो बर्दाश्त नहीं कर पाया उसने इस्तीफा दे दिया, तो ये मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, ये कैसे माने? दूसरी बात, ये हर एक इंसान में किसी ना किसी कोने में, जहन में मजहब बैठा हुआ होता है, क्योंकि बहुत साल से घुट्टी पिलाई जा रही है। ये उसी मजहब को उभारते रहते हैं लगातार, और जो धार्मिक भावनाएं हैं, अभी आप देखेंगे कि हर दिन मोदी किसी ना किसी अलग ही वेशभूषा में, अलग ही श्रृंगार किए हुए नजर आते हैं। यानी सारे हिंदू धर्म के सारे जो मंदिर हैं वहीं पे जाना है, वहीं पे उनका पुजारी बन के दिखाना है। ये क्या है? वोट बैंक की राजनीति। ये वोट बैंक की राजनीति है। लोगों के जहन में जो मजहब की भावनाएं हैं उनको उभार के, करोध के चुनाव में फायदा उठाना है। तो चुनाव जीतने के लिए ये जितने हथकंडे करते हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ना सिर्फ पैसा इनके पास अकूत है, सारा मीडिया इनका बिका हुआ है, जैसे कुछ चंद लोगों को छोड़ ये हर तरीके की तिकड़म कर रहा है। जो प्रशासन है वो अंदर से इनका औजार बन चुका है। ये जो जनवाद है, इस जनवाद के खंभों को इन्होंने नष्ट नहीं किया, बल्कि अपने औजार के रूप में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन एक बात हर व्यक्ति जान चुका है, मैं भी और आप भी, कि अभी आगे की राजनीति जो संघर्ष है वो किसान और मजदूर मिल के लड़ने वाले हैं, और ये लड़ाई चुनाव केंद्रित नहीं होगी, क्योंकि चुनाव से बहुत उम्मीदें करना बेकार है। लेकिन सरकार के जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये विपक्षी पार्टियों के साह पे चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इनको सपोर्ट कर रही हैं, और ये चुनाव तक ही इनका जो आंदोलन है वो चलेगा। चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर ये अपने नहीं, देखिए, आप सोचिए, वो विपक्षी पार्टियों का तो आप बोल रहे हैं, वो तो खालिस्तानी आतंकवादी बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, लोग क्या समझते हैं, उसमें कोई तालमेल नहीं रहा। अभी लोग समझ गए हैं कि जिसको वो आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, वही सच्चा क्रांतिकारी है, वही सच्चा आंदोलनकारी। उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अभी जिसको महान बताते हैं वो जन विरोधी आदमी निकलता है, जो जनता की बात उठाता है, जो गरीबों की बात सुनता है, जो कॉर्पोरेट धन्ना सेठों जिनकी ये दलाली करते हैं उनके खिलाफ बोलता है, उसको वो आतंकवादी बताते हैं, विपक्षी दलों का बताते हैं। उससे देश कोई बहकावे में नहीं आता। लेकिन जो मजदूर हैं उनको 5 किलो राशन भी मिल रहा है। जो गरीब आदमी है उनको 5 किलो राशन अगले 5 साल तक मिलेगा। तो क्या ये कहीं इसका कितना फायदा मिलेगा इस चुनाव में? देखिए, वो 5 किलो वाला राशन वाला जो चक्कर है वो भी लोग समझ गए हैं कि 400 रुपए का सिलेंडर 1200-1100 में बेचते, और जो डीजल पेट्रोल में इन्होंने सब्सिडी में कमाया है उसका एक छोटा सा हिस्सा अगर मजदूरों को राशन बांटने में दे देंगे तो उससे कोई बहकने वाला नहीं है। उल्टा उससे सिद्ध होता है कि इनका विकसित भारत का नारा झूठ है। 80% लोग आज भी सरकारी खैरात पे जिंदा है। इसका मतलब है इस देश का दिवाला इन लोग निकाल चुके हैं, और जो लूट इन्होंने अडानी अंबानी को दी हुई है उसका 0.1% भी नहीं है जो बांटा जाता है। तो इस तरह से उनको आप बांटने को दे दो और उसका एक हिस्सा लेके लोगों को मूर्ख बनाओ, अभी कोई इससे बहकने वाला नहीं। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ हैं, जी बताइए। जी, मेरा नाम नरेश है और हम लोग क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा फरीदाबाद की तरफ से तमाम अलग अलग फैक्ट्रियों से लोग आए हैं। हम लोग फैक्ट्रियों से, वर्कशॉपों से, छोटी दुकान वाले, ऐसे लोग भी शामिल हैं हमारे साथ। और हम ये कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार जो है वो किसानों के साथ साथ मजदूरों पे भी बड़ी जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 श्रम संहिताओं में लेके आ रही है,
जिससे कि मजदूरों के बचे खुचे अधिकार जो लिखित मात्र भी हैं वो खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही उससे पहले ही आप ESIC जैसी सुविधाएं हैं, PF जैसी सुविधाएं हैं, उनके जो देख रेख करने के लिए जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको व्यापार की सुगमता के नाम पे उनको खत्म कर दिया गया है। मतलब तमाम फैक्ट्रियों में फरीदाबाद के मजदूरों के ESIC PF के पैसे काट के नहीं जमा होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, सारी धांधली चल रही है। तमाम हमारे साथी आप देखिए ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, कई सारे लोग जिनके फैक्ट्रियों में तमाम रोज की घटना है कि रोज एक्सीडेंट होते हैं और फैक्ट्री मालिक उनको ESIC के दरवाजे पर छोड़ के लापता हो जाते हैं। वो मजदूर कहाँ से खाएगा, कहाँ से उसका परिवार चलेगा, कहाँ से उसका गुजारा होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जरूरत बनती है आज के समय की, किसानों के साथ मजदूर मिलकर लड़ें और इसके साथ साथ बाकी तबके भी जो हैं, छोटे दुकानदार हैं, जो पत्रकारों के जो मेहनत कर्मी लोग हैं, जो पत्रकारिता के जो मालिक हैं, जो उनको छोड़ के जो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उनका भी निर्ममता से शोषण हो रहा है। तो ऐसे तमाम लोगों को एक साथ आना चाहिए, इस मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। और बात सिर्फ इतनी नहीं कि मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए, कांग्रेस सरकार हो चाहे अन्यत्र जो सरकारें रही हैं, उन सब ने ही थोड़ा 19 या थोड़ा 20 जनता के ऊपर जुल्म ही ढाया है। भगत सिंह के सपनों का भारत तो आज तक नहीं बन पाया है। तो हम ये पोस्टर लेके जो घूम रहे हैं, साझी शहादत साथी विरासत, तो हम ये कह रहे हैं कि भगत सिंह के ख्वाबों का भारत बनना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंतिम व्यक्ति का शोषण तक खत्म होना चाहिए, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण हर तरीके से खत्म होना चाहिए। तो भगत सिंह के सपनों के भारत के निर्माण के लिए देश के तमाम जागरूक लोगों को, मीडिया कर्मियों को, पढ़ने लिखने वाले लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, इन सबको एक साथ आना होगा और भगत सिंह के सपनों को मंजिल तक पहुंचाना होगा। ये बातें हम कहते हुए आज रामलीला मैदान में है, लेकिन इससे इतर भी हम फरीदाबाद में जब हम रहते हैं तो फरीदाबाद के तमाम 60 अलग झुग्गी बस्तियों में, तमाम अलग अलग चौक चौराहों पर, फैक्ट्री गेटों पर इन बातों का हम प्रचार करते हैं और मजदूरों को एकजुट होने की अपील करते हैं। हम क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के तहत तमाम लोगों को एकजुट करते हैं और किसानों की मांगों का भी हम समर्थन करते हैं कि जो MSP की गारंटी है वो मिलनी चाहिए, टेनी जैसे हत्यारे को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, बृजभूषण जैसे दुष्ट पापी को जेल के अंदर डाला जाना चाहिए। ये सारे मुद्दे उठने चाहिए और सारे मुद्दों को दूर तक उठाना चाहिए, जिससे मोदी सरकार को झुकाया जा सके। ये जो मजदूर हैं, ये क्या आपकी क्या कहानी है? सर, मैं फरीदाबाद में जॉब कर रहा था, फरीदाबाद ऑटो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्लान नंबर 311-12-13। उसमें मेरा हाथ कट गया, 7 महीने हो गए, ना कंपनी ने मुझे लिया है, ना 1 रुपए का मुआवजा मिला है, ना मेरा मेडिकल मिला है, ना कोई पेंशन मिली है। थाने में FIR किया, पुलिस वालों ने पैसा खा के लिख दिया, इसका 25,000 समझौता हो गया। लेबर कोर्ट में CM विंडो डाली तो उनने लिख दिया, इसने केस वापस ले लिया। ये सब लोग मिलके गरीब लोगों को लूट रहे हैं। तो आप ESIPF कुछ नहीं? मेरा SIPF था, अब मेरा पहले था, तो ठेकेदार ने नया SIPF खोल दिया। हाँ, नहीं मिला। अभी मेरा कोई समाधान नहीं हुआ। मैं CM विंडो एप्लीकेशन डाली लेबर कोर्ट में, तो उन लोगों ने अपने अपने कागज पूरे किए, हम पे धोखे से साइन करा लिया और लिख दिया, इसने केस वापस ले लिया। अब बताइए, हम बाहर के आदमी यूपी के हैं, तो यहाँ के लोग कहते हैं यूपी में, तो यूपी को मैं वोट देते हो, यहाँ मैं क्यों मदद करूँ? कुछ क्रांतिकारी गीत भी प्रस्तुत करेंगे। आपका टाइम है तो आप इधर आ जाइए। ये चाहते हैं 2 महीने यहाँ किराया रहेगा, 4 महीने बाद फैक्ट्री मालिक ना तो बोनस देते हैं और 20 साल बाद दिया तो 10,000, जबकि एक सैलरी होती है और 25,000 हर वर्कर के होना चाहिए। और मजाक करते हैं ये लोग, 150 रुपए 300 रुपए बढ़ाते हैं। ये कौन सा कानून? मोदी सरकार तो इनको मदद करती है, कंपनी मालिकों को, क्यों उनको टैक्स दे रहे हैं, तो मजदूरों के बारे में कभी सोचा नहीं जाता है। कंपनी का कैशियर कह रहा था थाने में खड़े होके, कह रहे 5,000 तुम्हें नहीं देंगे, 5 लाख रुपए अधिकारी को दे देंगे। तो अब बताइए हमारी कौन मदद करेगा? मालिक लोग थाने में पैसे भर दिए, लेबर कोर्ट में भर दिए, हमारा कोई 7 महीने हो गए, मुझे आज इंसाफ नहीं मिला, तब मैं यहाँ तक आया हूँ। बताइए, मकान मालिक मुझे बोल रहा है, परेशान कर रहा है किराए के लिए, मैं कहाँ दूँ? राशन वाले कहाँ दूँ? मैं बच्चे अपने 3-3 बिटियां हैं, मैं इनको कहाँ लेके जाऊँ? अब मालिक ने मुझे छोड़ दिया, आज तक मेरा कोई मदद नहीं की। जब मैंने CM विंडो डाला, आसरा दिया, ये करें वो करें, ले गए, अपना कागज पूरा कर रहे हैं। तो ये जो आपने सुनी किसानों की बात है, और ऐसे ये पूरे तमाम देश भर से लोग आए हुए हैं और आके और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।